स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में आज मैं आपको बताने वाला हूँ पे रोल में जो हेड क्रिएट किए जाते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और हमको कब कौन सा पे हेड क्रिएट करना चाहिए, किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, उसके लिए कौन से ऑप्शन यूज करना चाहिए। आइए मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आज पे हेड के बारे में जो पे रोल को मेंटेन करने में क्रिएट किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। तो क्रिएट पे हेड एंड डिफाइन द इनकम टैक्स डिटेल पे रोल द सैलरी कंपोनेंट। ये जो सैलरी को हम जब क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड एक कंपोनेंट पाए जाते हैं कंस्टिट्यूटिंग एंड एम्प्लॉयज पे स्ट्रक्चर और पे हेड। हमको सैलरी बनानी पड़ती है। जो व्यक्ति सैलरी क्रिएट करता है उसको तो पे हेड मालूम होता है, लेकिन आपको एज ए प्रैक्टिकली यूज करने के लिए कुछ पे हेड के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ए पे हेड में बी ए बेनिफिट और डिटेक्शन। पे हेड क्या क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, ये मैं आपको स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। पे हेड में बी ए बेनिफिट और ए डिटेक्शन फ्रॉम द सैलरी। सैलरी से कुछ डिटेक्शन भी होते हैं, कुछ जोड़े भी जाते हैं। द वैल्यू ऑफ दीज पे हेड कुड बी फिक्स, कुछ फिक्स करते हैं, और वेरिएबल फॉर ईच पे रोल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया गया है किस तरीके से आपको यूज करना है। टैली RP9 पूरे पे हेड को क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिक पे जो बेसिक सैलरी हमने बनाया था इज ए फिक्स पे कंपोनेंट। बेसिक सैलरी हमारी फिक्स कंपोनेंट है। whereas वेरिएबल पे एंड बोनस और द वेरिएबल कंपोनेंट्स, यदि हम बोनस देते हैं या कभी कभी आपको मालूम है दीपावली बोनस मिलता है, कंपनी कुछ स्पेशल वर्क यदि उसका ज़्यादा सेलिंग हो जाती है या एम्प्लॉय ज़्यादा वर्क करता है तो बोनस भी देती है। इस तरीके के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम किस में रखते हैं, वेरिएबल। ओके, जब हम पेड क्रिएट कर रहे थे उस समय ये हमें दोनों कंपोनेंट मिलते हैं। मैं आपको ये दिखाता भी चल रहा हूँ कहाँ पे हमको ये दोनों कंपोनेंट मिलेंगे स्टूडेंट। मैं टैली RP9 को ओपन कर लेता हूँ। देखिए आपको कहाँ पे फिक्स यूज करना है, कहाँ पे वेरिएबल्स यूज करना है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैं अपनी कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। एस जब हम यहाँ पे क्रिएट करने स्टूडेंट जाते हैं पे हेड क्रिएट, यहाँ पे देखिएगा मान लीजिए हमने क्रिएट किया बोनस, ये देखिए अर्निंग, और यहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं इनकम किस टाइप की है, फिक्स इनकम है या वेरिएबल है, ये आपको डिसाइड करना है। तो मैंने यहाँ की बात बताई आपको कि ये देखिए पे हेड कुड बी, कब हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कब हमको फिक्स डिक्लेयर करना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया बेसिक सैलरी इज ए फिक्स पे कंपोनेंट। जो बेसिक सैलरी है वो हमारी फिक्स होती है क्योंकि हमेशा आता है और हमेशा चलती है। और हमको वेरिएबल कब यूज करना है, एज ए बोनस। जब हम बोनस देंगे, यानी कि बोनस फिक्स नहीं है, कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कभी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो उसको एज ए वेरिएबल कंपोनेंट उसको काउंट किया जाएगा। ए पे हेड टाइप ए कैटेगरी, जो पे हेड की कैटेगरी है वो अर्निंग होगी, डिटेक्शन होगा और आपका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी होगा। वो हम बात करेंगे कैसे। The salary component constitute employee pay structure called the pay head, as a pay may be earning to the employee। सैलरी यदि बेसिक सैलरी बात की जाए तो जो एम्प्लॉय की अर्निंग होती है उससे हम उसको जोड़ते हैं, अर्निंग होती है एम्प्लॉय की। और डिटेक्शन जो होता है विच इज रिकवर फ्रॉम हिज और सैलरी, डिटेक्शन जो होता है उसकी सैलरी से रिकवर किया जाता है। द वैल्यू दिस पे हेड कुड बी आइदर फिक्स और वेरिएबल, दो तरीके की हो सकती है जैसा कि मैंने बताया। ईच पेरोल पीरियड, अब देखिए ये कुछ पे हेड के नाम हैं।
अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय को अर्निंग हो, डिटेक्शन हो जो एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयज स्टेटरी डिटेक्शन यानी कि टैक्स से रिलेटेड, एम्प्लॉयज स्टेटरी कंट्रीब्यूशन भी होगा, एम्प्लॉय अदर चार्जेस भी, बोनस भी, ग्रेजुटी भी, लोन भी एंड एडवांस पैसा भी वो ले सकता है हमसे। इस तरीके से कई ये ऑप्शन हमको टैली ERP9 प्रोवाइड करता है। तो देखिए कुछ पे हेड मैं बता रहा हूँ, स्टेटरी पे हेड कौन कौन से होते हैं। कंट्रीब्यूशन जो होता है, गवर्नमेंट को जो टैक्स देना पड़ता है हमको, वो आपके हो जाते हैं स्टेटरी पे हेड के अंतर्गत। टैली ERP9 सो एज द बिलो, जैसे आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हुआ, EPF अकाउंट नंबर, EPS अकाउंट नंबर, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, वॉलेंट्री टैक्स, कई प्रकार के होते हैं, एडमिन चार्ज, ये इस प्रकार के कई चार्जेस होते हैं और गवर्नमेंट से रिलेटेड ये चार्ज लगाए जाते हैं, उनको आप इसके अंतर्गत रखते हैं। स्टेटरी पे हेड टाइप विल बी अपीयर ओनली द पेरोल स्टेटरी फीचर आर इनेबल। तो इस तरीके से जैसे हमारे यहाँ जो सैलरी बनती है उसमें इनकम टैक्स भी लगता है, साथ में स्टेट टैक्स भी लगता है, प्रोफेशनल टैक्स भी यूज किए जाते हैं, तो ये टैक्स हम उसमें डिटेक्ट करते हैं। यूज फॉर ग्रेजुटी, दिस पैरामीटर शुड बी सेट एस, यदि इस पैरामीटर को हम एस रखते हैं, जब हम इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पे आपसे पूछता है, देखिए ये फिक्स और वेरिएबल, इसके बाद अंडर, ये तो आपको मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं यहाँ पे आपको पूछा जाता है यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी। तो इस ग्रेजुटी का क्या मतलब है ये मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पे हेड मैंने आपको जैसा कि समझाया, ये देखिए ये नॉट अप्लीकेबल, डिटेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज स्टेटरी, ये ग्रेजुटी भी यहाँ दे सकते हैं, लोन एडवांस भी ले सकते हैं, रिमिनेंस इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं एम्प्लॉय को, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था ग्रेजुटी की, तो यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, इसका क्या मतलब है। यदि इस पैरामीटर को एस सेट कर देते हैं, फॉर द पे हेड कंपोनेंट दैट विल बी यूज फॉर द ग्रेजुटी कैलकुलेशन, बेसिक पे एंड TADA आदि, ये आपको कैलकुलेट हो जाता है। ओके, कैलकुलेशन टाइप में द मेथड ऑफ कैलकुलेशन टाइप, पे हेड बेसिक, कैलकुलेशन टाइप क्या, द फार्मूला डिफाइन, किस तरीके से हमको ऑटो बिल फीचर ये हमने यूज किया कैलकुलेशन टाइप में। देखिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ, कैलकुलेशन टाइप की बात करें, ये एज ए कंपाउंड वैल्यू, ये तो मैं चला के भी आपको बताया, प्रैक्टिकली भी इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू भी बताया, फ्लैट रेट भी होता है, अटेंडेंस, प्रोडक्शन का भी मैं एक दो एग्जांपल बता दूंगा। ये देखिए फ्लैट रेट क्या होता है, फ्लैट रेट इज यूज वेयर द वैल्यू ऑफ द पे हेड इज फिक्स अमाउंट। जब हमको अमाउंट फिक्स करना हो तो हमको क्या यूज करना चाहिए, फ्लैट रेट। बहुत सिंपल तरीके से मैं बता दूं आपको कि जब अमाउंट को फिक्स करना हो तो कैलकुलेशन टाइप में आप क्या यूज करें, फ्लैट रेट। जैसे कन्वेंस अलाउंस है, फिक्स कर दिया 800 पर मंथ, तो हमने फ्लैट रेट यूज किया। फिक्स्ड लोन इंस्टॉलमेंट डिटेक्शन अमाउंट है, जैसे किसी का लोन डिटेक्ट कर रहे हैं, उसका इंस्टॉलमेंट जो होगा वो फिक्स होगा, कितने रुपए हमको काटना है, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑन अटेंडेंस, इसका भी हमने यूज ही किया, जब हमको कैलकुलेशन अटेंडेंस के आधार पे करना हो। ऑन अटेंडेंस टाइप इज बेस्ड ऑन द अटेंडेंस डेटा वेयर component will be get prorated based on the actually day the employee in present absent, यानी कि जब हमको इस बेस पे सैलरी को कैलकुलेट करना हो कि एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन ऑब्सेंट था इन ऑफिस सेलेक्टेड पीरियड में, तो हमको इस तरीके के पे हेड को किसके माध्यम से कैलकुलेट करना चाहिए, ऑन अटेंडेंस। फ्लैट रेट हमको कब यूज करना चाहिए, जब हमको वैल्यू फिक्स करना हो। जब हमको उसके प्रेजेंट ऑप्शन के आधार पे कैलकुलेट करना हो तब हम ऑन अटेंडेंस के आधार पे कैलकुलेशन करेंगे। अटेंडेंस कैन बी रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव डे, प्रेजेंट और लॉस ऑफ डे जो कैलकुलेट करेंगे वो हम ऑब्सेंट में करेंगे। ये हमने प्रैक्टिकली आपको बताया था।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है बेसिक सैलरी इज कैलकुलेटेड ऑन अटेंडेंस, बेसिक सैलरी अटेंडेंस लीव विथ पे। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पे हेड वैल्यू यूजिंग द पॉजिटिव अटेंडेंस यानी कि प्रेजेंट, देन सेलेक्ट द सेम अगेंस्ट द फील्ड। और जो लीव विदाउट पे होगा वो ऑब्सेंट में होगा, मैंने बताया ही था क्रिएशन के समय बताया। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द पे हेड वैल्यू यूजिंग द निगेटिव अटेंडेंस, यदि आपको निगेटिव अटेंडेंस यानी कि ऑब्सेंट रखना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देन सेलेक्ट नॉट अप्लीकेबल इन द अटेंडेंस लीव विद पे फील्ड, सेलेक्ट ऑब्सेंट द लीव विदाउट पे फील्ड। ओके, तो अटेंडेंस दो तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। एक तो आपको अटेंडेंस होगा अटेंडेंस लीव विथ पे यानी कि प्रेजेंट, आप इसको समझ सकते हैं ये क्या कहलाएगा आपका प्रेजेंट, हमने इसको एज एग्जांपल भी। और लीव विदाउट पे जो होगा वो हमारा क्या होगा ऑब्सेंट। तो या तो हम प्रेजेंट रूप में भी अटेंडेंस को मेंटेन कर सकते हैं या तो ऑब्सेंट। ओके, अगला है हमारा ऑन प्रोडक्शन। इसका अभी तक हमने एग्जांपल नहीं किया, एक एग्जांपल मैं इसका भी आपको बता दूंगा। ऑन प्रोडक्शन, ऑन प्रोडक्शन कैलकुलेशन टाइप इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पे वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन वर्क डन। कितना प्रोडक्शन आपने किया है उस घंटे के आधार पे यदि हम कैलकुलेशन यानी कि ओवर टाइम जिसको कहते हैं ओवर टाइम के रूप में यदि हम पैसा देना चाहते हैं तो उसके लिए ऑन प्रोडक्शन के आधार पे आपने प्रोडक्शन कितना किया है, वर्क कितना किया है, उस आधार पे यदि आपको पैसा देना है तो इस टाइप को हमको यूज करना चाहिए। द प्रोडक्शन डेटा कैन बी एंटर्ड इन अटेंडेंस वाउचर अगेंस्ट द प्रोडक्शन टाइप। फॉर एग्जांपल, इसका सीधा एग्जांपल ओवर टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जो विभिन्न टाइप हैं इनके बारे में आज मैं बता रहा हूँ आपको। एज कंपाउंड कब यूज करना है आपको, ऑन अटेंडेंस कब यूज करना है, फ्लैट रेट कब यूज करना है, एंड प्रोडक्शन कब यूज करना है, इसके टाइप के बारे में मैं आज बता रहा हूं। देखिए एज कंपाउंड वैल्यू, अब इसको हमको कब यूज करना चाहिए। अगला जो टाइप है हमारा एज कंप्यूटेड वैल्यू। एज कंप्यूटेड वैल्यू इज यूज इफ द पे हेड वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन अनदर पे कंपोनेंट, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी जिसको यूज करना है दूसरे किसी कंपोनेंट पे डिपेंड हो, यानी कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, ऐसा कुछ हमको देना हो, किसी दूसरे बेसिक सैलरी पे या किसी और पे डिपेंड हो। यदि बेसिक सैलरी 10,000 है तो उसका इतना कट जाए, यदि बेसिक सैलरी 15,000 है तो इतना कट जाए। इस तरीके से डिपेंडेंसी के आधार पे यदि कोई कैलकुलेशन हमको करना है तो हमको कंप्यूटेड वैल्यू का यूज करना चाहिए। यू विल बी एबल टू डिफाइन ए पे component with this calculation type is specifying ए फार्मूला यूजिंग करंट स्लैब रेट भी हो सकता है एंड करंट अर्निंग डिटेक्शन भी हो सकता है। इसके अंदर कई ऑप्शन मिलते हैं, अभी तक मैंने एक ही यूज करके आपको दिखाया है। ऑन फार्मूला भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि इस फार्मूला के आधार पे यूजिंग करंट स्लैब रेट भी इसका फिक्स कर सकता हूँ, करंट अर्निंग के आधार पे भी मैं डिटेक्शन इसका करा सकता हूँ। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द स्लैब आइदर बाई द परसेंटेज, और परसेंटेज के रूप में भी कर सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं वैल्यू को, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं परसेंटेज और वैल्यू का। ये तीनों तरीके की हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप ध्यान दें, इसको हम परसेंटेज के रूप में भी फिक्स कर सकते हैं, वैल्यू भी निर्धारित कर सकते हैं और उसका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ओके, कि परसेंटेज और वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे HRA, यहाँ पे HRA फिक्स कर दिया गया। क्या स्टूडेंट फिक्स कर दिया गया कि बेसिक सैलरी जो भी होगी उसका 40% HRA कैलकुलेट हो जाए। तो इसको हम क्या सेलेक्ट करेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू। ओके, तो आज मैं पूरे पे हेड के बारे में आपको डिटेल से बता रहा हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे जो पे हेड यूज किए जाते हैं पेरोल को मेंटेन करने के लिए टैली ERP 9 में, उनको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपको उनकी जानकारी हो जाए और उनको आप आसानी से यूज कर सकें। हम डिटेल में पेरोल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू अलाउ यू टू मैनुअली एंटर द वैल्यू, यानी कि जब हमको मैनुअली एंटर करना हो कि कितना टाइम ऑफ प्रोसेसिंग सैलरी, सैलरी के समय कई बार ऐसा भी होता है
कि हम उसी समय डिसाइड कर पाते हैं कि इसको कितना पैसा इसके लिए देना है। उस कंडीशन में हमको क्या यूज करना चाहिए, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। उस कंडीशन में जैसे इंसेंटिव, आपको मालूम है इंसेंटिव जो निर्धारित होता है आप कितना वर्क किए उस आधार पे, या वेरिएबल सैलरी कोई भी हो सकती है, फिक्स ना हो, वो सैलरी आप क्या करा सकते हैं, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू के रूप में। दिस कैलकुलेशन टाइप यूज टू व्हेन द वैल्यू ऑफ द पे इज नॉट फिक्स। सिंपल सा आप समझ सकते हैं, जिसका पे फिक्स ना हो, यानी कि पेमेंट फिक्स ना हो कितना मिलना है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पे कंपोनेंट, और किसी दूसरे कंपोनेंट पे भी डिपेंड ना हो, यानी कि बेसिक सैलरी का इतना या इसका इतना, ऐसी कोई कंडीशन भी ना हो, और उसका पे फिक्स भी ना हो, उसको हम क्या रख सकते हैं स्टूडेंट, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू के रूप में दे सकते हैं। और जब सैलरी कैलकुलेशन करेंगे उस समय हम इसको निर्धारित कर सकते हैं कि कितना पैसा, कितना अमाउंट उससे डिटेक्ट करना है। ओके, तो ये मैंने आज आपको बताए पे हेड के जो कैलकुलेशन टाइप हैं उनको कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। और बाकी ये कैलकुलेशन पीरियड जो होते हैं, कैलकुलेशन पीरियड आपको मालूम ही है, डिटेक्ट ही है, आप डे के आधार पे भी कर सकते हैं, हाँ ना, फोर्टनाइट, मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और पर डे कैलकुलेशन, बेसिक पर डे कैलकुलेशन आप यूज कर सकते हैं एज, देखिए इसका क्या मतलब है, बेसिक रिफर टू द कैलकुलेशन ऑफ पर डे पे हेड वैल्यू कंपटीशन, ओके, पर डे के आधार पे। और एज पर कैलेंडर पीरियड, एज पर कैलेंडर पीरियड रिफर टू द कैलेंडर मंथ के आधार पे, इफ यू पेरोल process if carried out of the month of March, then attendance record will be entered for 31 day। तो हमको बेसिकली ये ऑप्शन यूज करना चाहिए एज कैलेंडर, जो हमारा कैलेंडर के आधार पे कैलकुलेशन है उसके आधार पे ये आपका क्या हो, सैलरी कैलकुलेट हो जाए। एम्प्लॉय मंथली सैलरी देखिए यहाँ पे बताया गया है, हाँ। एज पर कैलेंडर पीरियड के आधार पे आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एम्प्लॉय मंथली सैलरी इतनी है, कैलकुलेशन बेसिक एज पर कैलेंडर। पर डे सैलरी फॉर जनवरी, यदि जनवरी की बात करें 31 डेज होते हैं, तो जो सैलरी 3000 है उसको 31 डेज से डिवाइड कर देंगे तो हमको कितना पता चल जाएगा कि पर डे की सैलरी कितनी हुई। लीव टेकन 3 डेज इन जनवरी में यदि लीव टेकन किया उसने, तो सैलरी का डिटेक्शन किस तरीके से होगा, जो हमने यहाँ पे निकाला, तो 3 इतना पैसा डिटेक्ट हो जाएगा, इस सैलरी को हम यहाँ पे इससे माइनस कर देंगे। तो ये आप इस तरीके से सैलरी कैलकुलेट करते हैं टैली RP9 में, और टैली RP9 इस बेस पे सैलरी को कैलकुलेट करता है, आपको मालूम होना चाहिए। यूजर डिफाइन आप स्वयं डिफाइन कर सकते हैं, रिफर टू द कंसिस्टेंस पेरोल पीरियड, मतलब कोई आपके रिस्पेक्टिव जो कैलेंडर हो वो कोई फिक्स ना हो। एम्प्लॉय सैलरी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड मंथ 30 डेज, और इरेगुलर कंट्री वी सेलेक्ट द यूजर डिफाइन एज ए कैलकुलेशन बेसिक एंड डिफाइन द प्रेडिक्टली फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ मंथ, यानी कि जो मंथ हमारे फिक्स हैं, मैं आपको बता दूं जैसे जनवरी 31 है ना, फरवरी 28 की है, आप ऐसा नहीं रखना चाहते हैं, आप स्वयं फिक्स करना चाहते हैं, यूजर डिफाइन करना चाहते हैं कि हमको जनवरी में 20 दिन की ही सैलरी बनाना है, तो उस कंडीशन में आप किसको यूज कर सकते हैं, यूजर डिफाइन को, और वहाँ पे जितने दिन आप एंटर कर देंगे उतने दिन की आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी। ओके स्टूडेंट, जैसे एक एग्जांपल है 30 यूजर डिफाइन मंथ, अब जनवरी 31 की होती है लेकिन हमने 30 की ही सैलरी बनाना है, तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया 30 पर डे एज ए सैलरी 30 के अकॉर्डिंग निकलेगी। 100 रुपये हुआ, लीव हुआ 300 रुपये, माइनस होगा तो 3000 में 300 माइनस 2700 बनेगी। ओके स्टूडेंट, और ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है आपका कैलेंडर। अगला जो पूछता है यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप जो होगा वो फ्लेक्सिबल भी आप हो सकता है। इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे, जैसे आपने यहाँ 3000 सैलरी, यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप वर्किंग डे इन द जनवरी 4 दिन हमने माइनस कर दिया, संडे और हॉलीडे मिला करके, तो सैलरी हमको बनाना है 25 दिन की। तो ये इसके लिए हमको क्या यूज कर सकते हैं आप,
इस तरीके से यदि सैलरी को कैलकुलेट कराना है हमको, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। उसमें हमने संडे भी डिटेक्ट कर लिया, उसके संडे भी काट दिए और हॉलीडे भी काट दिया, यानी कि अब जो उसकी सैलरी बनेगी वो 25 दिन की बनेगी। ओके स्टूडेंट, यानी कि पर डे सैलरी फ्रॉम द जनवरी की जो होगी 25, तो 3000 है, 3000 डिवाइड बाई 25 यानी कि 120 रुपये, और लीव टेकन बाई तो 360 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 2640। ओके, यानी कि ये सैलरी हमने फिक्स कर दिया कि आपको 3000 मिलेगा, और 25 डेज वर्किंग डेज जो हम काउंट कर रहे हैं, 25 डेज काउंट कर रहे हैं, 30 डेज काउंट नहीं कर रहे हैं, और 3000 रुपये आपको 25 डेज का ही दे रहे हैं, तो उसमें डिटेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे 25 में निकाला तो 120 रुपये निकला। ओके, और 3 दिन की लीव उससे डिटेक्ट किया तो 360 रुपये उसके डिटेक्ट हुए, और उस सैलरी को कैलकुलेट किया। तो राउंडिंग मेथड तो कई बार आपको समझा ही चुका हूँ, जो आपका राउंडिंग होता है टेकन, उसके लिए ये हर जगह टैली ERP9 में यूज होता है। डेसिमल पॉइंट विल बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन, डेसिमल की पॉइंट जो वैल्यू होती है उसको कंसीडर करना है कि नहीं करना है। टेकन बाई यदि आप करना चाहते हैं, राउंड आप करना चाहते हैं, लोअर में करना चाहते हैं कि नॉर्मल करना चाहते हैं कि अपर करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज इतना यहाँ तक चलाइएगा। कंपटीशन इन्फॉर्मेशन मैं ये आगे बता दूंगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसको मैं कल समझा दूंगा। आप यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। ये मैंने पेरोल से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको बताई जिनको आपको यूज करना है।